नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो बिहार एसएससी के जो एक न्यू पब्लिकेशन की जो बुक प्रकाशित हुई है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। न्यू यूनिक पब्लिकेशन मतलब यूनिक पब्लिकेशन की न्यू बुक अभी प्रकाशित हुई है जस्ट। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में कराने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें बहुत सारे चुनिंदे प्रश्नों को सेट करके जो है इसको प्रकाशित किया गया है। तो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो वो हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है, इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न पहला है कि सार्वजनिक पद का अधिकार होता है किसके पास होता है। तो जो किस अधिकार के पास होता है, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। तो हम लोग यहाँ पे ए ऑप्शन को सही करेंगे। नागरिक अधिकार के पास, जो नागरिक अधिकार है उसके पास जो है सार्वजनिक पद का अधिकार समझा जाता है या होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और क्लास में हम लोग कितने प्रश्न लिए हैं आज की क्लास में? तो 50। डेली हम लोग 50 प्रश्नों को कर रहे हैं। बहुत सारे जो सेट हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रश्नों कर हैं। आज तो यूनिक पब्लिकेशन के लिए, कल प्लेटफॉर्म के कराएंगे, परसों खान सर के बुक हैं उनसे भी कराएंगे। बहुत सारे बुक है, किरण पब्लिकेशन का बुक हुआ, तो बहुत सारे बुकों का निचोड़ होगा हम लोग के प्रश्न। ठीक है, तो बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों के लिए हो जाएगी। प्रश्न 2 देखिए कि गीत गोविंद के लेखक का कौन है। गीत गोविंद के लेखक का क्या नाम है या कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक जो थे जयदेव थे। कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे तीसरा। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या तीसरा है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया गया था। तो यहाँ पे बात करें बी ऑप्शन को बिल्कुल हम लोग राइट करेंगे। तराइन की द्वितीय लड़ाई, तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया गया था। अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग को हम बता रहे हैं कि जो तराइन की पहली युद्ध हुआ था, पहली लड़ाई हुआ था, कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान था क्या हुआ था? विजयी हुआ था। यह क्लियर हो गया। अगर बात करें दूसरी लड़ाई की, जो तराइन का जो यहाँ पे जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1192 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच हुआ था। इसमें जो मोहम्मद गौरी जो थे ये क्या हुए थे? ये विजयी प्राप्त हुए थे। ओके, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा प्रश्नों को। आगे देखते हैं प्रश्न 4। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 4 है कि आर्य, यहाँ पे देखिए आर्य, ठीक है, आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों जो है अपने संघर्षों में आर्य जो थे सफल रहे थे? क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किए थे। घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा, इसीलिए वे लोग जो है अपने संघर्ष में सफलता प्राप्त किए थे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि चोल राजाओं का शासन होता था। चोल राजाओं का शासन कहाँ पे होता था, किस राज्य में होता था? अच्छा सा प्रश्न है। तो तमिलनाडु में होता था। चोल राजाओं का शासन कहाँ पे होता था? तमिलनाडु राज्य में होता था। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर जो प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक कर्म यहाँ पे होना चाहिए, प्रत्येक कर्म अपने के निम्नतम बिंदु पर उत्पादन करती है। ये अच्छा सा बहुत अच्छा प्रश्न है। फर्म होना चाहिए, कर्म नहीं, यहाँ पे फर्म ही कर लीजिएगा, फर्म होना चाहिए। तो जो दीर्घ अवधि औसत लागत वक्र होता है, यहाँ पे ये सही होगा। किस अपने को निम्नतम बिंदु पर उत्पादन करती है? तो दीर्घ अवधि औसत लागत वक्र। ओके,
आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। अब प्रश्न संख्या 7 है कि एडम स्मिथ के अनुसार निम्न में से कौन सा कराधान का अभियान नहीं है। तो जो सरलता का अधिनियम है ये हो जाएगा। एडम स्मिथ के अनुसार जो कराधान का अधिनियम नहीं है वह है सरलता का अधिनियम। ओके, आगे देखिए प्रश्न हम लोग 8 नंबर देखते हैं कि प्रभावी मांग निर्भर करती है। प्रभावी मांग निर्भर करती है किस पर? तो उत्पादन पूंजी अनुपात पर। उत्पादन पूंजी अनुपात पर जो है प्रभावी मांग निर्भर करती है इस पर। ठीक है, किस पर? तो उत्पादन पूंजी अनुपात पर। ओके, समझ में आ रहे होंगे प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके, और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि एकाधिकार फर्म शक्ति की मात्रा को मापना होता है। एकाधिकार जो फर्म शक्ति है इसकी मात्रा को कैसे मापा जाता है? अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सामान्य और अधिसामान्य दोनों लाभों के रूप में इसको मापा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 10 है कि लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे.ए. समपीटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जे.ए. समपीटर के द्वारा लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 11 है कि अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? अच्छा सा प्रश्न है। तो जो भारत की आकस्मिक निधि होती है, भारत की कौन सी निधि? तो भारत की जो आकस्मिक निधि है इसी के अंतर्गत कि इसका अनुमोदन किया जाता है। प्रश्न देखते हैं हम लोग 12। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो शून्य काल होता है ये नहीं आता है। पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? कौन? तो शून्य काल नहीं आता है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव, बजट सत्र और किसी विधेयक निरूपण ये तीनों आते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 13। प्रश्न संख्या जो 13 है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। संसदीय सरकार की जो एक प्रमुख विशेषता होती है वह संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामाहिक उत्तरदायित्व। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामाहिक उत्तरदायित्व होता है। डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। क्लियर हो गया? आगे देखिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। प्रश्न संख्या जो 14 है कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए नए कानून को क्या कहते हैं? अच्छा सा प्रश्न है। न्यायपालिका द्वारा, तो उसको निर्णय विधि कहा जाता है। उस कानून को क्या कहा जाता है? तो उस कानून को निर्णय विधि कानून कहा जाता है जो न्यायपालिका के द्वारा बनाया गया है। ओके, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न 15 है कि यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं। तो ये कहाँ पे पाए गए हैं? यूरेनियम के जो विशाल निक्षेप है ये केरल में, हाल ही में कहाँ पे पाए गए हैं? तो केरल में पाए गए हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 16 है कि जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जल संयोजन, जिसको उदकन कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जल योजन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? जल योजन कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्न 17 है कि कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है कुनैन को? तो जो सिनकोना का वृक्ष होता है उसी से निकाला जाता है। किससे? तो सिनकोना के वृक्ष से। कुनैन सिनकोना के वृक्ष से निकलता है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 18 है कि हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये रक्तचाप के जब बढ़ जाता है, रक्तचाप जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे जो है हाइपरटेंशन, मतलब ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा कुछ चीज़ के बारे में टेंशन लेने से वहाँ पे जो रक्तचाप होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है,
आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो देखते हैं प्रश्न 19 की किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, किसी पेशी में जो संकुचनशील प्रोटीन होते हैं वह एक्टिन और मायोसिन के होते हैं। किसके होते हैं? वह एक्टिन और मायोसिन के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किसके? तो हड़प्पा सभ्यता में धातु से बने सबसे पहले सिक्के कहाँ पे प्रकट हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता में प्रकट हुए थे। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 21 प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में जो समरूपता होती है वह जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है। किसकी होती है? तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है। देखिए प्रश्न अगला, प्रश्न 22 है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वह है मथुरा में। कहाँ पे हो जाएगा? तो मथुरा में है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे देखिए प्रश्न जो 23 है कि एक ही तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो एक ही तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है काल्पनिक, उसे समताप रेखाएं, जिसको आइसोथर्म के नाम से जानते हैं, उसे कौन सी रेखाएं कहते हैं? तो समताप रेखाएं कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 24 प्रश्न है कि पीएन संधि के हाशी स्तर की चौड़ाई, पीएन संधि के जो हाशी स्तर की चौड़ाई होती है वह हल्के मैदान से घटती है। वह कैसे होती है? हल्के मैदान से घटती है। आगे देखिए प्रश्न 25 है कि ENIAC क्या था? ENIAC ये क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है? ये जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताए हैं ये। आगे देखिए प्रश्न, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 26 है कि एक बाइट बनता है तो 8 बिट से मिलकर, 8 बिट से मिलकर क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न, अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से किसे कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? कौन सा कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? तो जो स्तनी वर्ग होते हैं जिसको मैमेलिया कहा जाता है, उसमें जो बाहरी कंकाल है ये नहीं होता है, अंदर नहीं होता है। जैसे मछली आ जाएगा तो अंदर होता है, इसके अंदर। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न है 28 की निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों को उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? वह कौन सी है? तो जो स्व पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसको आर्टिकोलॉजी के नाम से जानते हैं, स्व पारिस्थितिकी तंत्र, इसको पूछा जाएगा वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आर्टिकोलॉजी होता है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न 29 प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 29 प्रश्न, थोड़ा सा रुक जाइए साथियों। 29 जो प्रश्न है ध्यान से देखिए, कह रहे 29 जो प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से किस कोशिका कांग को एटम बम कहा जाता है? बहुत यह सुंदर सा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है कि कौन सा ऐसा कोशिका कांग होता है जिसको एटम बम के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है।